एचडीएफसी बैंक क्रैश या फिर एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि अपन ने अभी 20 सितंबर को देखा था कि 18 सितंबर से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% गिर चुका था और उसके बाद ये 4 अक्टूबर को वापस एक एनगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में और इसके ऊपर क्या न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस्ड क्या इम्पैक्ट हुआ है, अपन अभी सारी बातों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एचडीएफसी बैंक क्रैश होने जा रहा है या फिर ये बहुत ही अच्छी एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी गूगल पे यहाँ पे सर्च किया है एचडीएफसी बैंक नोमुरा न्यूज़। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का फर्स्ट लिंक निकल के आता है, जिसमें यहाँ पे अपन इस लिंक को खोलते हैं तो निकल के आता है कि फॉरेन ब्रोकिंग फर्म नोमुरा हैज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आफ्टर द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक हेल्ड एन एनालिस्ट कॉल टू शेयर पर्टिकुलर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। तो यहाँ पे एक कॉल रखा गया था एनालिस्ट के साथ, जहाँ पे एक ताकि पर्टिकुलर पब्लिक को एक क्लियर व्यू मिल सके कि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में और इसकी बुक वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ड्यू टू अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स द कंबाइंड एंटिटीज बुक वैल्यू विल बी लोअर देन एचडीएफसी बैंक्स स्टैंड अलोन बुक वैल्यू। तो कॉल के बाद ये पता चला कि जो एचडीएफसी बैंक की बुक वैल्यू होगी वो मर्जर के बाद में जो बुक इसकी प्री मर्जर जो बुक वैल्यू है उससे कम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, एंड दैट हैज लेड टू सेवरल ब्रोकरेजेस कटिंग देयर टारगेट्स ऑन दिस स्टॉक। उससे क्या हुआ, इस एनालिस्ट कॉल के बाद में जो नोमुरा और नोमुरा जैसी और भी जो ब्रोकरिंग फर्म्स हैं उन्होंने एचडीएफसी बैंक पे अपने टारगेट कम कर दिए इस एनालिस्ट कॉल के बाद में। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक होगी उन्होंने क्या पढ़ा कि लोअर बुक वैल्यू, एसेट क्वालिटी, पेन एंड हाई कॉस्ट, ये पढ़ के उन्होंने स्टॉक को बेचना चालू कर दिया, जिस वजह से स्टॉक अपने 20 सितंबर से और ये 18 सितंबर जब से गिरना चालू हुआ वहां से ये अभी तक 9% 8% गिर चुका है। फिर इसमें आगे क्या हुआ है, आगे इसमें हुआ है बुक वैल्यू इज एसेंशियली, ये हमें पता है कि बुक वैल्यू क्या होती है। और यहाँ पे डाउनग्रेड एडजस्टमेंट टू, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनग्रेड एडजस्टमेंट टू इनकमिंग नेटवर्थ ऑफ एचडीएफसी बैंक अमाउंट्स टू बुक वैल्यू पर शेयर कट ऑफ 23 रुपीज पर शेयर। मतलब जो एचडीएफसी बैंक की बुक वैल्यू है वो पर शेयर 23 रुपए से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन screener.in पे एक बार एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपन को साफ साफ दिख रहा है कि जो जून क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स हैं उस जून क्वार्टर में इधर लिखा हुआ ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इन रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 23 रुपए, ऑलमोस्ट 23 रुपए है। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर की अर्निंग्स कम हो जाने से क्या इस एचडीएफसी बैंक क्रैश कर जाएगा, या यहाँ पे ऑपरेटर्स न्यूज़ बेस्ड स्टॉक को डाउनग्रेड करके और यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे हैं, या ये अपन अभी देखेंगे ऑपरेटर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे 23 रुपए की जो बुक वैल्यू है, जो कि ये इसका एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का, उससे इसको कंपेयर किया गया है कि 23 रुपए बुक वैल्यू कम हो जाएगी, उससे इसने नोमुरा ने टारगेट्स अपने कम कर लिए। तो दे हैव कट टारगेट्स फॉर एचडीएफसी बैंक। तो जो टारगेट इनके 1920 रुपए के थे पहले, वो अब इन्होंने कम करके 1800 रुपए के कर दिए हैं। लेकिन अभी भी स्टॉक तो 1530 रुपए चल रहा है, यहाँ पे 1800 तो अभी बहुत दूर है और स्टॉक अभी भी यहाँ पे 1800 से ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक 15% डाउन है। अगर इनके लेवल जो अभी इन्होंने अभी तक भी जो टारगेट दिया है उससे अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल पब्लिक क्या करती है कि सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ती है और अच्छे से न्यूज़ को समझे बिना अपनी स्टॉक में कोई भी बाय या सेल करना सही समझती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको न्यूज़ को पर्टिकुलरली डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली बात हुई क्या है। यहाँ पे द ब्रोकिंग फर्म फर्दर सेड दैट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कुड प्रेशर ओवर द नेक्स्ट
2 to 3 क्वार्टर्स। तो बैंकिंग कंपनी है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वही मेनली रेवेन्यू का पार्ट है। तो इसके अंदर ये जो नोमुरा है, इसने ब्रोकिंग फर्म ने एक और प्रेडिक्शन दी है कि जो 2 से 3 क्वार्टर तक यहाँ पे, मैक्सिमम 3 क्वार्टर तक यहाँ पे जो इंटरेस्ट मार्जिन के प्रेशर्स हैं उस वजह से इसमें इफेक्ट देखा जा सकता है। तो सिर्फ 2 से 3 क्वार्टर पे सिर्फ थोड़ा अगर इंटरेस्ट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ जाता है, उससे क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 2 से 3 क्वार्टर तक इंटरेस्ट मार्जिन पर इफेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे सिटी जो ब्रोकर है वहाँ, उन्होंने अपना टारगेट इस बैंक में अभी भी 2110 रुपये का करा हुआ है, जबकि ये जो नोमुरा की न्यूज़ आने के बाद भी। और यहाँ पे जेफरीज ने अपना टारगेट 2030 रुपये पे रखा हुआ है। मतलब अभी जो स्टॉक अभी भी जिस प्राइस पे है उससे टारगेट्स काफ़ी ऊपर हैं ब्रोकरेज के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नोमुरा ने ऐसी न्यूज़ यहाँ पे क्यों दी है, क्यों ऐसी प्रेडिक्शन दी है। एक बार नोमुरा बिटकॉइन फंड, आप भी न्यूज़ को गूगल पे डाल के देख सकते हैं। तो ये 2 वीक और 3 वीक पहले की न्यूज़ है कि नोमुरा ने एक अपना बिटकॉइन फंड इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक को। तो इनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो ये लोग HDFC बैंक को डाउनग्रेड करके और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको शिफ्ट करने का कर रहे हैं प्रयास। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कोई भी कमी है। और एक बार अपन इसको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखते हैं। तो कंपनी की जो प्राइस है अभी 1534 रुपये, जो कि सेम प्राइस यहाँ पे 2021 में फरवरी में भी सेम प्राइस पे था स्टॉक। तो यहाँ पे अपन एक बार देखते हैं कि 2021 में इसका नेट प्रॉफिट क्या था। 2021 में जो नेट प्रॉफिट इनका 31,000 रुपये का, 31,000 करोड़ का था, वो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 48,000 करोड़ का हो गया। मतलब यहाँ से भी देखें तो अभी 60% यहाँ पे अपसाइड आ चुका है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसका CAGR आप देखोगे तो 21% या 20% का CAGR है। मतलब हर साल जो प्रॉफिट है वो 20% बढ़ जाता है। तो यहाँ से 60%, और अगर ये 40 या ऑलमोस्ट 50,000 से अगर 20% और बढ़ता है तो मतलब ये 60,000 का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक नेट प्रॉफिट। तो ये जो 30,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे जब 60,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा तो कंपनी अभी सेम प्राइस पे है। और यहाँ पे जब प्रॉफिटेबिलिटी में और कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतना डिफरेंस आएगा तो ये कंपनी वापस अपने रिजल्ट्स को, प्रॉफिट्स को फॉलो करेगी और ऑल टाइम हाई को तोड़कर वापस ये नए ऑल टाइम हाई बनाएगी। और यहाँ पे अपन ने देखा कि क्या हो रहा है। और अपन देखते हैं कि जब से ये स्टॉक गिरना चालू हुआ है 18 सितंबर या फिर 15 सितंबर के बाद से, वहाँ पे स्टॉक में क्या हो रहा है। तो जो स्टॉक अपन एक बार अगस्त और जुलाई की यहाँ पे स्टॉकेज में यहाँ पे HDFC बैंक की डिलीवरीज देखेंगे। तो जो डिलीवरीज यहाँ पे 30%, 47%, 50%, मतलब 30 से 50% के बीच में जो इसका डिलीवरी का एवरेज था, अब अपन एक बार 18 सितंबर या 14 सितंबर के बाद से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 सितंबर को 70% डिलीवरी, 20 सितंबर को 60%, 22 सितंबर को 66%, 25 सितंबर को वापस 71%, ये 5 अक्टूबर को वापस 72%। तो इतनी हाई डिलीवरी पे बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे अपन को ये समझना पड़ेगा कि जब भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पे बैड न्यूज़ के साथ में होता है, कभी भी न्यूज़ अच्छी नहीं होगी। और आपने अगर वॉरेन बफे का एक कोट भी सुना होगा कि व्हेन एवरीवन इज फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का और वैल्यू बाइंग का बहुत ही अच्छा मौका है मेरे हिसाब से। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 से 60% बढ़ चुका है और नेक्स्ट ईयर जब 20% की वापस इसमें ग्रोथ होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ, तो यहाँ से ये प्रॉफिट 60,000 करोड़ का हो जाएगा। और 30,000 का प्रॉफिट जब 60,000 करोड़ हो जाएगा तो यहाँ पे ये स्टॉक वहीं रहेगा अपनी स्टॉक प्राइस पे जो कि 2021 में थी? नहीं, बिल्कुल, ये स्टॉक प्राइस वापस अपने ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो अपन ने यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पे, न्यूज़ पे बात करी कि क्या नोमुरा ने क्यों इसको डाउनग्रेड किया है और नोमुरा की क्या इसमें मतलब
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या जो भी चल रहा है, इन बिटकॉइन फंड भी लॉन्च किया है और यहाँ पे ऑपरेटर्स इस स्टॉक को बैड न्यूज़ पे बाय कर रहे हैं, ऑपरेटर्स बाय कर रहे हैं या यहाँ पे इतनी हाई डिलीवरी पे बाइंग आ रही है। तो कभी भी जब मार्केट में डर का माहौल होता है रिटेलर्स बाय नहीं करते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 70% की जो इतनी बार बाइंग हुई है ये बिल्कुल ऑपरेटर्स की ही बाइंग है। तो यहाँ पे अपन एक बार कंपनी के टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं कि चलो अपन ने ये तो बात कर ली कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, एक बार ये देख लेते हैं कि कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन इसमें इस स्टॉक में अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक एक कप एंड हैंडल, एडवांस कप एंड हैंडल या कप एंड हैंडल टाइप एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे ये कप, ये हैंडल, अभी ये यहाँ पे एक और हैंडल बनेगा। तो यहाँ से जब ये इसके लो से अपन इसको पकड़ें और यहाँ तक हाई तक, और इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखें तो भी अपना टारगेट 2200 रुपये का आ रहा है। लेकिन ये टारगेट 2200 रुपये का नहीं, एटलीस्ट ये यहाँ से 50% गेन देगा। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 2300 रुपये का जो लेवल है ये यहाँ तक जाना चाहिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से। और ये टारगेट में आपको टाइम अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम मतलब 1 साल से कम में ये टारगेट अपना अचीव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बाइंग को अपन देख रहे हैं, इतनी हैवी वॉल्यूम्स नहीं, वॉल्यूम्स तो हालांकि हैवी ही हैं लेकिन यहाँ पे इतनी हाई डिलीवरी परसेंटेज पे बाइंग हो रही है। तो इस टारगेट को आने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ पे अपना बिल्कुल एनालिसिस इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बैड न्यूज़ के साथ और ये सपोर्ट के नीचे स्टॉक को लाकर अक्यूमुलेशन हुआ है। और यहाँ पे देखो ये एनगल्फिंग कैंडल बना के और ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर रहा है। तो अपना टेक इस स्टॉक में यही है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स की बाइंग हुई है और यहाँ पे नोमरा ने क्यों इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। तो अपना टेक इसमें यही हो सकता है कि अपन 5 to 3% का इस स्टॉक में एक पोजीशन लें और उसको अपने टारगेट के लिए एटलीस्ट 1 ईयर तक यहाँ पे होल्ड करें 2300 के लेवल पे। हालांकि जब इसके प्रॉफिट डबल हो जाएंगे तो यहाँ से इस स्टॉक को भी डबल होना चाहिए, लेकिन हम एटलीस्ट 2300 रुपये का टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो यही अपना एनालिसिस था और थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।